हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, कैप्सूल बैच में आज के इस लेक्चर में मैं आपको रचना शरीर का पेपर 2 का चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बतलाने वाला हूँ। अभी यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर आप पिछले 15 से 20 दिन तक कहाँ पर गायब हो गए थे। ना तो आप कॉल अटेंड कर रहे थे, ना तो आप यूट्यूब पर लेक्चर दे रहे थे, ना तो आप एप्लीकेशन पर लेक्चर दे रहे थे। तो आप इतने दिन तक आखिरकार थे कहाँ। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, मैंने अपना नया स्टूडियो बनाया है। आपको डिफरेंस भी दिख रहा होगा। अगर आप पिछले वीडियो देखेंगे तो वहां पर मैं ज़्यादा पीछे का बोर्ड कम दिखता था, लेकिन अब आपको फर्क दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं बिल्कुल छोटा हो गया हूँ और बोर्ड आपको बड़ा दिखाई दे रहा है ना। तो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी यहाँ पे बड़ी है ना। मैंने अपना नया ऑफिस भी बनाया है, तो इसके ओपनिंग में भी मैं बिजी था और ओपनिंग हो जाने के बाद ये पूरा सेटअप शिफ्टिंग करने में मैं बिजी था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल था मेरा पिछले 15 से 20 दिन का, जिस कारण मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं था। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, अब अगले 15 से 20 दिन तक 24/7 मैं किसको टाइम दूंगा, सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को टाइम दूंगा। कैप्सूल बैच में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि कैसे आपको एग्जाम को फेस करना है, कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। मैं सब्जेक्ट वाइज हर पेपर लेकर आऊंगा, लाइव आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको पेपर को सॉल्व करना है, कैसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अब पूरा पूरा टाइम आपको मिलेगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगले 15 से 20 दिन बाद मैं जानता हूँ कई सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम है ना। महाराष्ट्र की बात करें तो 1 महीने बाद, यूपी की बात करें तो अभी तक कोई टाइम टेबल नहीं आया है, तो लगभग एंड मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल मान लो। तो सबके अगले 15 से 20 दिन में एग्जाम लगने वाले हैं लगभग। आप टेंशन मत लीजिए, 15 दिन तक मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मेरे बच्चों को मैं पूरा पूरा योद्धा बना दूंगा कि कैसे उसको एग्जाम में लड़ना है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। वैसे मैंने हर सब्जेक्ट का नोट्स, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, पूरा अपलोड कर दिया था, बस मैं लेक्चर नहीं दे पाया था, है ना। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, नोट्स से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। बाकी मैं अब आ गया हूँ, तब आपको प्रॉपर यहाँ पे लेक्चर मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रचना शरीर का पेपर 2 का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, रचना शरीर का जो पेपर होगा तो उसमें आयुर्वेद पोर्शन भी है ना, और इसी में मॉडर्न पोर्शन भी है। ठीक है, तो जो आपका पेपर 2 होगा तो उसमें उसमें आयुर्वेद पोर्शन से 40% पूछा जाएगा और मॉडर्न पोर्शन से 60% पूछा जाएगा। यानी कि आपका जो पेपर 2 होगा रचना शरीर का, उसमें 40 मार्क्स कहाँ से रहेगा, आयुर्वेद पोर्शन से, और 60 मार्क्स का कहाँ से पूछेगा, मॉडर्न पोर्शन से। ठीक है, ये मॉडर्न से और ये आयुर्वेद पोर्शन से। ठीक है, देखते हैं हम क्या है सिलेबस। ठीक है, तो अगर हम आयुर्वेद पोर्शन की बात करें तो रचना शरीर के पेपर 2 में आयुर्वेद पोर्शन का सिलेबस क्या है, तो पहला चैप्टर है प्रमाण शरीर, दूसरा है कोष्ठ एवं आशय शरीर, तीसरा शिरा शरीर, चौथा धमनी शरीर, देन स्रोतस, देन कला, देन इंद्रिय, देन त्वचा, देन मर्म। तो ये 9 चैप्टर है किसके, रचना शरीर के पेपर 2 के आयुर्वेद सिलेबस का। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर किसके हैं, मॉडर्न पोर्शन के। तो इन 5 चैप्टर से 60 मार्क्स का पूछा जाएगा और ये जो 9 चैप्टर है आयुर्वेद पोर्शन वाले, यहाँ से 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इस तरह से आयुर्वेद और मॉडर्न के रेशियो की बात करें तो कितना है, 40-60। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे आपको यह भी बता दिया है कि किस चैप्टर से एमसीक्यू पूछेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछेगा और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि अगर हम प्रमाण शरीर की बात करें तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एमसीक्यू आएगा। यहाँ से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। वही अगर हम कोष्ठ एवं आशय शरीर की बात करें तो यहाँ से एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वैसे ही जितने भी चैप्टर है वहां से एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सभी से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, जितने भी ये चैप्टर है, तो इन चैप्टर को क्या किया है, इन चैप्टर को क्या किया है, 8 से 9 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि आप नीचे देखिए, मैंने आपको रचना शरीर का पेपर 1 का जब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा था तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि पेपर 1 के जितने भी चैप्टर है उनको क्या किया है, 8 से 9 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है और
हर एक ग्रुप का नाम क्या दे दिया, थीम। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए कोस्ट एवं आशय शरीर और डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये दो चैप्टर को एक ग्रुप में रखा है जो कि क्या है, थीम ए। और थीम ए से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी कि थीम ए की वेटेज कितनी है, 16 मार्क्स की। यानी कि आपका जो कोस्ट एवं आशय शरीर है और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये दो चैप्टर मिलाकर कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 16 मार्क्स का पूछा जाएगा, है ना। और थीम ए से एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वैसे ही प्रमाण शरीर और मर्म शरीर को दूसरे ग्रुप में रखा जिसका नाम क्या है, थीम बी। और थीम बी का वेटेज कितना है, 17 मार्क्स। यानी कि प्रमाण शरीर और मर्म शरीर से मिलाकर कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 17 मार्क्स का पूछा जाएगा। एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है हमसे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। वैसे ही थीम सी की बात करें तो इसमें क्या है, शिरा शरीर, धमनी, स्रोतस और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो ये 4 चैप्टर थीम सी में रखे गए हैं और इनकी वेटेज कितनी है, 21 मार्क्स की। यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी। वही अगर हम थीम डी की बात करें तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है, 10 मार्क्स इसका वेटेज है। यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी, ठीक है। वही अगर हम थीम ई की बात करें तो इसमें क्या है, यूरिनरी सिस्टम, 10 मार्क्स इसका वेटेज है। यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी। वही अगर हम थीम एफ की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें 6 मार्क्स की इसकी वेटेज है। यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वही अगर हम थीम जी की बात करें तो इसमें कला शरीर, इंद्रिय शरीर, त्वचा शरीर और सेंसरी ऑर्गन को रखा है। और ये 4 चैप्टर मिलाकर वेटेज कितनी है, 20 मार्क्स की। यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस तरह से पेपर 2 के जितने भी चैप्टर है इनको क्या किया है, इस तरह से करीबन 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप में डिवाइड किया है। और यहाँ पे एक ग्रुप को थीम नाम दे दिया और यहाँ पे हर थीम की वेटेज बता दी कि कितने मार्क्स की वेटेज है और किस थीम से एमसीक्यू पूछेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछेगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछेगा, ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ये मैंने डिटेल में आपको पेपर 1 में भी बताया था जब मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थीम वाइज हम देखते हैं कि कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थीम ए, जिसकी वेटेज 16 मार्क्स की है। यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा सकता है। जिसमें पहला चैप्टर क्या है, थीम ए का कोष्ठ एवं आशय शरीर। तो कोष्ठ एवं आशय शरीर की बात करें तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है, कोष्ठ की परिभाषा, कोष्ठांग की संख्या कितनी है, आशय की परिभाषा, संख्या और नाम, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। वही अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो पेनक्रियास का एनाटॉमी, है ना, एनाटॉमी ऑफ लीवर, लीवर का एनाटॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। 80% चांसेस है, 80% चांसेस है अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आता है तो लीवर पूछता ही है ना। लीवर वाले टॉपिक में आपको क्या क्या करना है, तो लीवर का लोकेशन, लीवर का सरफेस, लीवर के लोब्स, लीवर की आर्टेरियल सप्लाई और इसकी अप्लाइड एनाटॉमी, ये 5 चीजें लीवर की आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ स्टोमक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। 80% इसके भी चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मान लो लीवर से पूछ लिया तो स्टोमक से नहीं आएगा, अगर स्टोमक से पूछ लिया तो लीवर से नहीं आएगा, ठीक है। लीवर और स्टोमक ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन है ना। अगर इस चैप्टर से आता है तो स्टोमक लीवर 10 मार्क्स का पूछता ही है, ठीक है। अगर स्टोमक पूछ लिया तो लीवर नहीं पूछेगा, लीवर पूछ लिया तो स्टोमक नहीं पूछेगा। स्टोमक में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसकी लोकेशन, इसका शेप, साइज एंड कैपेसिटी, इसके एक्सटर्नल फीचर और इसके रिलेशन। और इसके रिलेशन में पोस्टेरियर रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाकी रिलेशन नहीं याद करो तो कम से कम इसके पोस्टेरियर रिलेशन तो याद कर लेना है, जिसको मिला के क्या बोलते हैं, स्टोमक बेड। 5 नंबर का अलग से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है स्टोमक बेड से। और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसकी अप्लाइड एनाटॉमी, है ना। फिर कभी कभी स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडेनम से भी क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में, तो इसको भी आपको कर लेना है। और लार्ज इंटेस्टाइन भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, 5 नंबर का है ये, इसको भी आपको कर लेना है, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन
पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक को आपको रीडिंग मार लेना है, लेकिन लीवर और स्टमक तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और साथ में पेनक्रियाज भी, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो लीवर और स्टमक हो गया, ये 2 आपको पहले कर लेना है, उसके बाद पेनक्रियाज को, बाकी जो मैंने बताया इसको आपको रीडिंग कर लेना है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब थीम बी की बात करते हैं। इसकी वेटेज कितनी है? 17 मार्क्स की इसकी वेटेज है। यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी, है ना। जिसमें पहला चैप्टर है प्रमाण शारीर, 90% चांसेस है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या पूछेगा? एमसीक्यू पूछेगा, है ना। लेकिन कभी कभी प्रमाण शरीर से 5 नंबर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो आपको क्या कर लेना है, एक बार पूरे चैप्टर को रीडिंग मार लेना है, ठीक है। रीडिंग मारोगे तो अगर एमसीक्यू आएगा तो बन ही जाएगा, और अगर मान लो 5 नंबर में पूछ गया तो आप बना लोगे, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि चैप्टर में मैंने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो इसको आपको एक बार रीडिंग मार लेना है, छोटा सा चैप्टर है, आधे घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मर्म शारीर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना। और यहाँ पर मैं जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ इस चैप्टर के, वो सारे आपको करना ही है। जैसे कि मर्म की परिभाषा पूछता ही है ना, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, है ना। तो मर्म की परिभाषा, मर्म का वर्गीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। मर्म का वर्गीकरण आप किस किस अनुसार करोगे? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला? स्थिति के अनुसार, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लोकेशन। तो आप सभी जानते हैं अकॉर्डिंग टू सड़क शरीर अगर हम बात करें तो शाखाओं में 44 मर्म होते हैं, मध्य शरीर में 26 मर्म होते हैं, और शिरोग्रीवा में 37 मर्म होते हैं। रचना के आधार पर अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो मांस मर्म कितने हैं? 11 मांस, है ना। शिरा मर्म कितने हैं? 41, स्नायु मर्म 27, अस्थि मर्म 8, और संधि मर्म 20, है ना। वही अगर हम परिणाम के आधार पर बात करें तो सद्य प्राणहर मर्म कितने हैं? 19 है। कालांतर प्राणहर मर्म 33 है। विशल्यग्न 3 है। वैकल्यकर 44, और रुजागर मर्म 8, है ना। कभी कभी कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मर्म की परिभाषा बताते हुए सद्य प्राणहर मर्म को डिफाइन कीजिए, या मर्म की परिभाषा बताते हुए वैकल्यकर मर्म को डिफाइन कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है ना। तो आपको डिटेल में सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। परिमाण के आधार पर तो एक अंगुल परिमाण के कितने मर्म है? 12 है। द्विअंगुल के 6, और त्रिअंगुल के 4, है ना। और चतुरंगुल की बात करें या स्वपाणितल कुंचित मर्म की बात करें तो कितना है? 29 मर्म है, ठीक है। फिर यहाँ से त्रिमर्म से भी बार बार क्वेश्चन पूछता है ना। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो तीनों मर्म के बारे में पूछ लेगा। आप सभी जानते हैं त्रिमर्म में क्या क्या आता है? हृदय, वस्ति और शीर। तो इन तीनों का आपको क्या करना है? डिटेल में डिफाइन करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। कभी कभी 5 नंबर में आपसे इस तरह से पूछ लेता है कि वस्ति मर्म का वर्णन कीजिए। कुछ इस तरह से पूछ लेगा कि वस्ति मर्म का वर्णन कीजिए। अगर मान लो अलग से पूछता है तो 5 नंबर में पूछेगा, और अगर मान लो तीनों मर्म के बारे में पूछता है तो फिर इस तरह से 10 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मर्मों का महत्व, रीडिंग मार लेना इसको आप, और डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच मर्म, है ना। तो वैसे तो 107 मर्म है ना। तो सारे तो आपको डिटेल में याद नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ मर्म लेकर आया हूँ। जिसकी बात करते हैं शाखागत मर्म, सीमंत मर्म, श्रृंगाटक मर्म, विकाटिका मर्म, है ना। तो इनको तो आपको क्या कर लेना है? ये 4 मर्म को डिटेल में डिस्क्राइब करके आपको इसको क्या कर लेना है? पढ़ लेना है, ठीक है। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि मर्म की परिभाषा बताते हुए, मर्म का वर्गीकरण करते हुए श्रृंगाटक मर्म का वर्णन कीजिए, या क्रिकाटिका मर्म का वर्णन कीजिए, है ना। डिटेल में बताइए। या 5 नंबर का अलग से आपसे पूछ लेगा कि सीमंत मर्म का वर्णन कीजिए, है ना। तो इस तरह से ये 4 मर्म का आपको डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थीम सी की बात करते हैं। इसका वेटेज 21 मार्क्स है। यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी, है ना। इसमें पहला चैप्टर है शिरा शारीर। तो शिरा की परिभाषा, है ना, शिरा की परिभाषा और शिराओं की संख्या। जैसे कि आप सभी जानते हैं
टोटल सिराएं कितनी होती है? 700 सिराएं होती है। और ये 700 कैसे हुई? तो वात वह सिरा टोटल कितनी है? 10। पित्त वह टोटल कितनी है? 10। कफ वह टोटल कितनी है? 10, है ना। और ये सभी 10 आगे जाके 175 175 175 और रक्त वह ये भी कितनी है? 10। ये भी 175 में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। इस तरह से टोटल कितनी हो जाती है? 700 सिराएं हो जाती है। ठीक है, चलिए। और कभी कभी अवैध सिराएं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आपको छोड़ना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिरा से बार बार क्वेश्चन देखने को मिला है, अवैध सिराएं से। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब धमनी शारीर, तो धमनी की परिभाषा और धमनी का भेद, है ना। और सिरा और धमनी में अंतर, इसको भी आपको एक बार क्या कर लेना है? रीडिंग कर लेना है। 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि सिरा और धमनी में अंतर कीजिए। ठीक है, उसके बाद स्रोतस शरीर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना। इसमें आपको स्रोतस की परिभाषा, स्रोतसों का भेद, है ना, आचार्य चरक के अनुसार भी और आचार्य सुश्रुत के अनुसार भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और स्रोतसों के मूल, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पेरिकार्डियम, एक्सटर्नल फीचर ऑफ हार्ट, ये 2 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद राइट एट्रियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो अगर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं, तो पेरिकार्डियम, एक्सटर्नल फीचर ऑफ हार्ट और राइट एट्रियम, ये 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 3 टॉपिक को तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है ना। एक बार आपको सरफेस मार्किंग ऑफ हार्ट रीड कर लेना है और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एक बार इसको रीडिंग कर लेना। अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया तो आपसे बन जाएगा, लेकिन 90% चांसेस है या तो पेरिकार्डियम या एक्सटर्नल फीचर ऑफ हार्ट या राइट एट्रियम से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थीम डे की बात करते हैं, 10 मार्क्स का वेटेज है। इसमें चैप्टर क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्लूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है विद इट्स क्लिनिकल एनाटॉमी, है ना। ट्रेकिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। और लंग्स 10 नंबर का टॉपिक है, एक्सटर्नल फीचर पता होना चाहिए, इसके फीचर, इसके लॉस पता होना चाहिए, इसके रिलेशन, इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी और इसका ब्लड सप्लाई। ठीक है, फिर डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग, 5 नंबर का टॉपिक है ना। और ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट, ये भी 5 नंबर का टॉपिक है ना। और नजल कैविटी, एक बार इसको रीड मार लेना, है ना। क्या क्या पढ़ना है आपको नजल कैविटी में? इसकी वॉल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा डिफाइन वॉल ऑफ नजल कैविटी, है ना। तो एक बार इसको रीडिंग मार लेना, है ना। बाकी म्यूकोसा, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, इसको नहीं करोगे तब भी चलेगा, लेकिन नजल कैविटी की वॉल तो आपको पता होना चाहिए, एक बार रीडिंग मार लेना। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थीम ई, 10 मार्क्स इसका वेटेज है। चैप्टर है इसमें यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम में सभी टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से किडनी से भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। यहाँ से यूरेथ्रा से भी क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ से यूरेटर से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट लिखे हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थीम एफ की बात करें तो इसमें चैप्टर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको छोड़ना नहीं है। फिर आप अगर आपके पास टाइम रहेगा तो ओवेरी और एनाटॉमी ऑफ पेनिस, इसको एक बार रीडिंग मार लेना। ठीक है, बाकी ये 3 जो ऊपर के दिखाई दे रहे हैं ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में या तो यूटेरस आ सकता है या फेलोपियन या प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला थीम है थीम जी, 20 मार्क्स इसका वेटेज है, जिसमें चैप्टर है कला शारीर। कला की परिभाषा, इसका भेद आपको पता होना चाहिए, छोटा चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा। इंद्रिय शारीर बार बार आप पढ़ते हैं, अगर आप इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आप पदार्थ में भी पढ़ते हैं, चरक में भी पढ़ते हैं, तो ये तो पूरा जो टॉपिक है रट जाता है ना। जिसमें इंद्रिय पंचक, ये तो बच्चों को हमेशा याद रहता है, इसकी जुबान पर रहता है, तो इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी आप एक बार इसको पढ़ लेना जिसको नहीं पता है। ठीक है, त्वक शरीर बार बार क्वेश्चन पूछा गया है,
लेयर्स ऑफ स्किन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। बार बार पूछा गया है, सुश्रुत के अनुसार भी और चरक के अनुसार भी आपको पता होना चाहिए। सुश्रुत के अनुसार 7 लेयर होती है, चरक के अनुसार 6। तो इन 7 के नाम और इनका वर्णन, इन 6 के नाम, इनका वर्णन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सेंसरी ऑर्गन में एनाटॉमी ऑफ आई, एनाटॉमी ऑफ ईयर और टंग की एनाटॉमी। टंग को एक बार रेडी कर लेना, लेकिन आई और ईयर इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। 10 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में मैंने आपको क्या किया, रचना शैली का पेपर 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया। ठीक है, बाकी अगर किसी स्टूडेंट ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अगर आपका एग्जाम है अभी 24 बैच वाले, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कैप्सूल बैच को चेक कीजिए। वहाँ पर मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कि कैसे आपको एग्जाम को फेस करना है ना। वहाँ पर मैंने हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, चैप्टर वाइज बताए हैं। अभी मैं कुछ दिनों में स्ट्रेटेजी वाले वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ कि कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, और वहाँ पर मैं प्रॉपर आपको गाइड करूँगा। पिछले 15 से 20 दिन में अपने काम में बिजी था, जिस कारण मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं था। बाकी अब मैं पूरा फ्री हूँ। अब पूरा टाइम किसको दूंगा, अपने स्टूडेंट्स को दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।